नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने पीटी 365 की पॉलिटी की सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। देखो, आप जानते हो कि जो एसटी एससी ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली या डिसएडवांटेज जो कास्ट या ग्रुप्स हैं, ये उनकी कैटेगराइजेशन होती है, हम जानते हैं। लेकिन ओबीसी ना एक कोई नैरो ग्रुप नहीं है। मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को बोल दो कि तुम सिर्फ ओबीसी हो। देखो, बैकवर्डनेस में भी ना एक लेयर होती है, समझने की कोशिश करो। जैसे अगर आप यहाँ पर सारी टर्म को हटा दो अपने दिमाग से, मान लो कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, सिर्फ इस टर्म पे फोकस करो एक बार के लिए, बैकवर्ड। अब ये पॉसिबल है ना जैद कि कोई ज़्यादा बैकवर्ड हो सकता है, कोई कम बैकवर्ड हो सकता है, और कोई कोई ऐसा हो सकता है जिसके परिवार से या जीवन से बैकवर्डनेस जा रही हो, वो अभी तक बैकवर्ड थे लेकिन अब नहीं है। हो सकता है ना ऐसा। लेकिन ये चीज़ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के साथ बहुत कम है ना पॉसिबल। हाँ, ये अलग बात है कि धीरे धीरे चलते चलते वक्त और ज़माने के साथ साथ वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर लें और वो भी सोसाइटी के एक हायर लेडर में या फिर मेन स्ट्रीम के साथ मर्ज हो जाए, वो ठीक है। लेकिन अब जब हम किसी को बैकवर्ड बोलते हैं तो बैकवर्ड तो एक बहुत बड़ी रेंज हो गई ना। हम ये तो नहीं बोल सकते देश में जिन लोगों को हम बैकवर्ड कह रहे हैं वो सारे के सारे सेम लेवल पे बैकवर्डनेस के से पीड़ित लोग होंगे, सेम तरीके की बैकवर्डनेस होगी सबकी, है ना। तो ये चीज़ ना रियलाइज़ हुई सरकारों को और उन्होंने एक कमीशन का गठन करा। तो ये बोला गया कि जो ये बैकवर्डनेस के लिए जो क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है हमारे देश में, ओबीसी, इनका बेसिकली सब कैटेगराइजेशन करा जाए। यानी कि बैकवर्डनेस की डोमेन को, कि कौन ज़्यादा बैकवर्ड है, कौन उससे कम बैकवर्ड है, कौन उससे कम बैकवर्ड है, कौन उससे कम बैकवर्ड है, और कौन अब बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं है। अब वो ओबीसी होते हुए भी क्रीमी लेयर में आ चुका है। ठीक है, क्रीमी लेयर समझते हो ना, कि अब वो उसके पास पूरी जो जॉब्स हैं, लाइफस्टाइल हैं, सब कुछ है। बस अब ये ओबीसी टाइटल तो है उसके पास, लेकिन अब उसको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वो बेनिफिट्स किसी और को दिए जा सकते हैं उसके अलावा। ये आर्टिकल इसके बारे में, छोटी सी एक चीज़। एंड ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये पिछले 5 साल से नौटंकी चल रही है और ये मेंस के टॉपिक होते हैं। अब विजन के पास मुझे नहीं पता कि करंट अफेयर की कमी पड़ गई, क्या पड़ गई। तो ये फालतू सी चीज़ इसने लिखी हुई है, ठीक है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ये टॉपिक्स हैं तो वो मेंस ओरिएंटेड ही हैं टॉपिक्स पीटी 365 में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है। यूनियन कैबिनेट ने एक कमीशन का गठन करा था, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी जी की अध्यक्षता में कमीशन का गठन करा गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसको ना रिपोर्ट अपनी देनी थी, लेकिन वो टाइम जो है ना, ये जैसे कमीशन है, आप देखो 2017 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि उस टाइम पर हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का भी गठन होता है, ओके। अब जस्टिस रोहिणी जी को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब एक्सटेंशन देखना जरा इनकी, कितना डिले हो गया इनको रिपोर्ट देने में। जस्ट सी 14th एक्सटेंशन मिला है। 14th एक्सटेंशन का मतलब समझते हो, जैसे मतलब मान लो सरकार, जनरली आपको क्या लगता है शाइनी, कितने टाइम का एक्सटेंशन देती है सरकार किसी भी कमीशन या कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए? जनरली मतलब एक, वो वैसे तो अलग अलग हो सकता है लेकिन फिर भी ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता अनुमान के हिसाब से। इतनी बड़ी चीज़ पे अगर डिसीजन लेना है तो हम ऐसा कहते हैं 6-6 महीने करके हो सकता है ना। 6 मंथ का टाइम देने के बावजूद भी 14th टाइम एक्सटेंशन दी गई है, ठीक है। और ये जस्टिस रोहिणी कमीशन किस मैंडेट के साथ सेटअप करी गई थी उसको जानो। टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। और अब इसको बोला क्या है कि ये जो ओबीसीज की सब कैटेगराइजेशन की लिस्ट जो बनाओगे और उस पर अपने डिसीजंस दोगे, कुछ भी करोगे, मतलब बेसिकली
डिसीजंस तो नहीं कहेंगे, एक वो पूरा का पूरा जो एक चिट्ठा सरकार के सामने रखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, ये लिस्ट होनी चाहिए, इनको इतने लाभ मिलने चाहिए, इनकी इन क्लासेस की कंडीशन अच्छी हो गई है, उनकी नहीं हो गई है, ये जो भी बातें बोलेंगे तो सरकार ने बोला कि 31 जुलाई 2023 तक ये हमें सौंप देना। ऐसा पहले भी बोला था लेकिन फिर से एक्सटेंशन मिल गई। अब 31 जुलाई के आसपास हम देखेंगे कि ये इस बार अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर पाते हैं यूनियन कैबिनेट के सामने या फिर नहीं। हम लोग सबसे पहले जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ना हमारे देश में, एक बार ही जानते हैं कि उनके लिए जो कोई भी प्रावधान है इस देश में वो बनाने की टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है। तो देखो, बच्चों को अक्सर यही पता रहता है यूपीएससी के कैंडिडेट्स को कि बीपी मंडल की वजह से 27% आरक्षण मिला ओबीसीज को। ये चीज़ कंप्लीटली गलत है। जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है ना, इसका गठन बीपी मंडल की कमीशन से पहले हो चुका था, मंडल कमीशन से पहले हो चुका था। लोगों के दिमाग पे सिर्फ मंडल कमीशन रहता है, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। 1953 की बात है दोस्तों, सबसे पहली हमारे देश में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप होती है अंडर द चेयरमैनशिप एंड अध्यक्षता ऑफ काका कालेलकर। इसको काका कालेलकर कमीशन कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी काका कालेलकर कमीशन ने सरकार को, तो वो प्रोविजंस लागू नहीं हो पाए थे। उसके बाद कुछ साल के बाद 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप करी गई अंडर द चेयरमैन एंड अध्यक्षता ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है। उसके बाद 1992 में जब बीपी मंडल कमीशन की जो भी बातें थी उसको लागू कर दिया गया अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, 19-20 कर जो भी है, तो ये चीज़ निकल कर आई अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 27% आरक्षण दी जाएगी टू द ओबीसीज ग्रुप। और उसी साल 1992 में इस 27% जो आरक्षण ओबीसीज को दी गई, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जब ये 27% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी को दी गई तो इसके साथ साथ हमारे देश में एससी प्लस एसटी की भी रिजर्वेशन ऑलरेडी चल रही थी? बोल सकते हैं। उनकी तो पहले से ही चल रही थी। ये ओबीसी एक नई चीज़ लाई गई ना, रिजर्वेशन और ये देने के लिए आरक्षण वगैरह। ठीक है। तो हुआ क्या, इंदिरा स्वानी जजमेंट 1992 की मदद से, लक्ष्मीकांत में हमने पढ़ा था इस चीज़ को, क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया जो है वो इन्वोक करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो बैकवर्ड क्लासेस या फिर ओबीसी में से वो लोग या फिर एससी में से वो लोग या एसटी में से वो लोग जिनकी इनकम बहुत अच्छी हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो चुका है, जॉब वगैरह वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो अगर भले ही उनके पास एक सर्टिफिकेट या टाइटल है ओबीसी एससी या एसटी का, लेकिन क्या उनको आरक्षण मिलेगा? आरक्षण के फायदे मिलेंगे क्या? क्रीमी लेयर वालों को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। ठीक है, ये चीज़ है। तो याद रखना, ये सिर्फ क्रीमी लेयर का कंसेप्ट सिर्फ ओबीसी के लिए, क्या सिर्फ एससी एसटी के लिए या फिर इन तीनों के लिए? बताओ, है ना? क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है ओबीसी के लिए नहीं है। अरे क्रीमी लेयर का कंसेप्ट तो सब में हो सकता है ना। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट वो हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो सब में हो सकता है ना। जो एससी बहुत ज़्यादा हायर लेटर पे आ गए हैं उनको भी लाभ मिलेंगे क्या? बताओ यार। एक एससी प्रेसिडेंट बन गया तो उनके बच्चों को भी अभी तक वो रिजर्वेशन के कोटे के बेनिफिट मिलते रहेंगे अभी भी? बोलो, नहीं ना। शाइनी क्या क्या कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है अगर उसको देखा जाए तो अगर कोई एसटी एससी के लिए अगर कोई बन गया तो उसको क्या लाभ मिलेंगे क्या? जजमेंट में तो ओबीसी है, वो तो पता है हमें, लेकिन इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ से कोई प्रेसिडेंट है या कोई जॉब वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, आईएएस ऑफिसर है या कुछ भी है, तो उसके बच्चों को लाभ मिलेंगे ये वाले? हैं? हाँ, इसके लिए लेकिन कोई प्रिसाइज जजमेंट नहीं है। इंदिरा सोनी जो जजमेंट है वो किसके लिए रिजर्व्ड है? हाँ, तो अब यहां पर एक डिस्प्यूट क्या उठ पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शाइनी
ओबीसी के लिए तो परफेक्ट तरीके से बोला गया क्रीमी लेयर, लेकिन एसटी एससी में जिन्होंने लेटर पे बहुत हायर अपने आप को उठा लिया है, वो अभी भी एडवांटेज ले रहे हैं ना, ले सकते हैं ना रिजर्वेशंस का या फिर बेनिफिट्स का। हाँ, तो ये एक ना थोड़ी सी डिस्प्यूट वाली बात है। डिस्प्यूट इन द सेंस ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या किसी चीज़ में या फिर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्प्यूट, डिस्प्यूट इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो इन्वोक जो क्राइटेरिया है वो कहां तक करा जा सकता है इन्वोक, वेल डिफाइंड नहीं है ये। क्योंकि इसमें भी देखो ना, अगर ऐसा होता तो आप ये मानते हो क्या कि जो लोग क्रीमी लेयर की कैटेगरी में प्रैक्टिकली जी भी रहे हो, लाइफस्टाइल उनकी वैसी हो कि हाँ उन्होंने अपने आप को लेटर में बहुत उठा लिया है, लेकिन क्या आप मानते हो कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा कि जिसने उसके बावजूद भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया होगा हमारे देश में? अभी हमने इससे पहले आर्टिकल पढ़ा था, ये ईडब्ल्यूएस के साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें मतलब अपार्ट फ्रॉम इट मेरे को ये बताओ, हमेशा ये चीज़ परफेक्ट तरीके से हमारे देश में पकड़ी जा सकती हैं अगर इन सारी कैटेगरीज में हम क्रीमी लेयर को देख लें तो? क्योंकि उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऊंच नीच हो जाती है। डू यू एग्री? तो अक्सर आप लोगों ने एक इंटरप्रिटेशन देखी होगी शाइनी की एडिटोरियल्स वगैरह में, ये जो बात होती है कि बात ना सरकार की तरफ से पॉलिसीज या फिर इन क्राइटेरिया या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नहीं होती है, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इंप्लीमेंट कैसी होती है वो भी बहुत मैटर करता है, राइट? वो पकड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे एक बात बताओ यार, कोई ऑफिसर है, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी होने के बावजूद भी आपके पापा टॉप ऑफिसर हैं, शाइनी मान लो कि आर्मी वगैरह में, और उसके बाद भी आप ना 1 लाख रुपए खिला दो किसी ऑफिसर को कि मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा दो, मुझे यूपीएससी में लगवाना है, पॉसिबिलिटी है कि वो बन जाएगा? बताओ। है ना, ये चीज़ हो जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसको ध्यान रखना, ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक मैंने शुरू में ही बोल दिया था, ये इंप्लीमेंटेशन क्राइटेरिया प्लीज़ मत भूलना कि इंप्लीमेंटेशन में कमी है, ग्राउंड लेवल पे कमी है, डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, क्योंकि उसमें इन सब में ऊंच नीच हो सकती है, धांधलेबाजी हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया और इसकी टाइमलाइन भी समझ में आ गई। तो बताओ, बीपी मंडल या फिर मंडल कमीशन के थ्रू ओबीसीज का कंसेप्ट इमर्ज होता है या फिर इससे पहले एक रिकमेंडेशन दी जा चुकी थी किसी और अन्य कमीशन के द्वारा दी जा चुकी थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई बस, है ना, काका कालेलकर कमीशन। अब सरकार का ये जो भी डिसीजन था पूरा का पूरा, ये सारा सरकार ने सोचा साल 2017 में कि एक कमीशन का ऐसा गठन होना चाहिए अंडर आर्टिकल 340। तो क्या था आर्टिकल 340? आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है इनको एम्पावर करा गया कि राष्ट्रपति, ठीक है, कि आप ना, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या यूनियन कैबिनेट वगैरह मत कर देना, कि आप एक ऐसी कमीशन का गठन करो जिसमें आप वो कमीशन ये चीज़ इन्वेस्टिगेट कर सके कि हमारे देश में स्थिति क्या है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, और उसके हिसाब से उनको फिर रिजर्वेशन या जो भी लाभ देने हैं वो कमीशन वो देख लेगी, आप इसका गठन करो। यानी कि आर्टिकल 340 ने किसको पावर दे दी? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट खुद तो करेंगे नहीं इन्वेस्टिगेट, तो वो प्रेसिडेंट क्या बनाएंगे? एक कमीशन बनाएंगे। ठीक है, कमीशन कौन सी बनी? एनसीबीसी। अक्सर सुना होगा इसके बारे में, बहुत सालों मतलब बहुत टाइम से न्यूज़ को ट्रैक भी कर रहे होगे, इसको बार बार देखा होगा इसको, है ना। इसमें एक लेटेस्ट चीज़ बताता हूँ मैं, मतलब कुछ सालों पहले की एक चीज़ बताता हूँ। जब ये शुरू शुरू में बनी थी ना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये एक एक्ट के माध्यम से बनी थी, 1993 के एक्ट के माध्यम से। जब भी कोई चीज़ एक्ट के माध्यम से बनती है, हमने लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ा था दोस्तों, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा के अंदर या लॉ मेकिंग भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? स्टैट्यूट। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया, और अब जो इसका आर्टिकल है वो है 338B। याद रखना, शुरू में स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जान लेते हैं एक बारी।
इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अन्य मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट जो होते हैं इनके पास पूरी पूरी पावर होती है। यहां पर एक लाइन है, उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी कि प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट, इस कमीशन का गठन। क्योंकि ये वाली पावर प्रेसिडेंट को किसने दे रखी है? आर्टिकल 340 अभी हमने पढ़ा ना। टेन्योर, इनका जो कंडीशन ऑफ सर्विस होता है, जो टेन्योर ऑफ ऑफिस होता है, वो नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये वाली बात याद रखना, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये लगे कि प्रेसिडेंट ही करते होंगे या यूनियन कैबिनेट करता होगा या सुप्रीम कोर्ट करता होगा, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं दिमाग के अंदर। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके टेन्योर को देखता है, और ये हो सकता है कि आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो एग्जाम के अंदर। तो इसकी कॉम्पोजिशन समझ में आ गई अच्छे से। आगे बढ़ें, ठीक है। 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने यह प्रपोज करा था कि ओबीसी जो है ना वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होनी चाहिए। 2015 में ये वाली चीज़ बोली थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कि अदर बैकवर्ड क्लासेस 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होने चाहिए। अब इसका सबसे सिंपल क्राइटेरिया जो होता है, सबसे पहले जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप ना सबसे पहले सबसे इजी टर्म्स याद कर लो। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। क्यों? स्टेट पीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन्होंने कुछ साल पहले क्या प्रपोज करा था, ग्रुप ए, बी और सी। अब वो उसके सामने मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं कि ये जो ग्रुप ए, बी और सी है, ये इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है या फिर सही जगह से मैच नहीं हो रखा है, तो उसके आगे अब इसके नाम दे रखे हो सकते हैं एग्जाम में। तो ग्रुप ए, अब उसको जानने की कोशिश करो, उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी। ग्रुप बी को कहते हैं एमबीसी, मोर बैकवर्ड क्लासेस, एंड ग्रुप सी को कहते हैं बीसी, बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, स्टेट पीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपसे यूपीएससी का जिक्र नहीं करा अभी यहाँ पर। अब इनमें से मतलब होता क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये, उससे कम इम्पैक्टफुल बी वाला और उससे कम इम्पैक्टफुल सी वाला। क्योंकि आप देख लो ना, एक्सट्रीमली, मोर और ये सिंपली सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब हम इनको इत्मीनान से पढ़ते हैं आराम से। आ जाओ इस पे, अब टॉपिक पे। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ग्रुप ए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने यह प्रपोज करा कि सबसे पहले उन क्लासेस को देखो जो कि सोशल और जिनकी सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है विद इन द अम्ब्रेला टर्म ऑफ ओबीसी। और इसके अंदर फिर आएगा कौन? एब ओरिजिनल ट्राइब्स। एब ओरिजिनल ट्राइब्स मतलब ये होता है कि जब से मतलब एक जगह की शुरुआत हुई थी ना, जमाने से वो लोग वहां पर उस एरिया में रह रहे हैं, उधर के मूल निवासी हैं, उनके पीढ़ियां की पीढ़ियां बीत गई, वो तब से उसी इलाके में, उसी रीजन में, उन्हीं जंगलों में, उसी स्टेट में वहीं रहते हैं। वो उनको कहते हैं एबोरिजिनल ट्राइब्स, इंडिजिनियस पीपल बेसिकली, अगर पॉलिटी की लैंग्वेज, आईआर की लैंग्वेज में अगर इसको देखें तो। फिर नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इसको हिंदी में बोलते हैं घुमंतु, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब वो हो सकता है कि विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी वो मूव कर रहे हो, या फिर कुछ कुछ सालों के बाद वापस एक ही जगह पर लौट कर आ जाते हो। ठीक है, एंड स्पेशली कि हम ये भी बोल सकते हैं कि इनमें से कुछ ट्राइब्स, मतलब अगर मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट की बात करूं, कि कभी कभार ये भी हो सकता है कि जिसको हम नोमैटिक, सेमी नोमैटिक बोल रहे हैं, वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हो, कह सकते हैं, है ना, और वो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को कैरी कर रहे हैं। इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या होगा अगर ये एब ओरिजिनल या नोमैटिक, सेमी नोमैटिक ट्राइब की बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, है ना, फॉरेस्ट से चीज़ें कलेक्ट वगैरह करना, है ना, बेसिकली अपना गुजारा करना कि जितना जंगल से मिल जाए और हम उतना बस अपनी हंटिंग वंटिंग और ये सब करके अपना वो कर लेंगे गुजारा, है ना। और ये भी हो सकता है ना, वो जंगलों का कुछ सामान को, जंगलों की कुछ चीज़ों को यूज़ करके कुछ ना कुछ एक सामान बना लेते हों, ऑब्जेक्ट बना लेते हों, कुछ भी,
ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम सोसाइटी को जानते हो और उनको जंगलों के प्रोडक्ट सप्लाई करके अपनी इनकम भी निकाल लेते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे जो हैं वो कभी भी पैसा और उसके बारे में जानते ही नहीं है ना। आपको पता होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एक ट्राइफेड स्कीम चलाती है शाइनी, है ना, जिसके तहत वो इनको इनक्रेज करती है कि तुम शहद वगैरह हमें दो, हम प्रोसेसिंग वगैरह इनकी करके पैसे आपको भी देंगे, शेयर उसमें से आपको भी देंगे, होता है ना ऐसा, है ना। लेकिन वो ना दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ना बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में जो मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, ये फिट तो होता है, लेकिन यहाँ पर ना ये देखा जाता है, जो वर्ड वर्ड की तरफ ध्यान दो ज़रा, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये ना एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग तो जानते हों, लेकिन ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में क्या होता है, ये लोग ना मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ ना किसी भी तरह की लफड़ेबाजी में पड़ना नहीं चाहते। ये लोग इन लोगों का मन ही नहीं है मर्ज होने का मेन स्ट्रीम सोसाइटी वगैरह के साथ, कि ये उनके साथ किसी भी तरीके का व्यापार या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वगैरह करें। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई कल को, क्योंकि देखो बनाना इसलिए ज़रूरी है इनकी कैटेगराइजेशन, एनसीबीसी ने ये प्रपोज करा था, अगर आप इसके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे ना, लाइव मिनट में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, तो पढ़ना नहीं है अभी आपको, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर कभी देखोगे ना तो आप 2015 से अगर इस न्यूज़ को ट्रैक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो, एनसीबीसी ने बोला था कि ये आज नहीं है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मर्ज, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना ईशा, कि जब ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड से मोर बैकवर्ड बनेंगे और मोर बैकवर्ड से सिर्फ बैकवर्ड बनेंगे, और बैकवर्ड के बाद उसके बाद एक हो सकता है कि मॉडर्न भी बने आने वाले टाइम में, है ना। तो इसलिए इनकी कैटेगराइजेशन करवाना ज़रूरी थी। फिर बात करते हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस की। ये है ग्रुप बी। दे आर हैप्पी बाय कैरिंग देयर वोकेशनल, मतलब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वोकेशनल ग्रुप्स। मतलब वोकेशनल ग्रुप्स का मतलब क्या है, ये कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं। देख रहे हो, अगर यहाँ पर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये यहाँ पर लिखा होता कि ये नोमैडिक या सेमी नोमैडिक या एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, तो ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड होते। लेकिन ये वोकेशनल ग्रुप से, इसका मतलब ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ एंगेज होके कुछ ना कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को कैरी करते हैं, राइट राइट। लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, सिर्फ जिसको हम बोले बैकवर्ड क्लासेस, इट कंप्राइज ऑफ दोज कंपैरेटिवली मोर फॉरवर्ड। ये अच्छे खासे एक एडवांस्ड लेवल की लाइफ व्यतीत करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानते हैं। याद है सोशियोलॉजी की डिस्कशन में हम लोगों ने पढ़ा था, जो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज है, कि ये ना चाहते हुए भी हो सकता है कि कभी कभार मर्ज हो गए ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, डिस्प्लेस होने के बाद इनको मर्ज होना पड़ा हो सकता है ऐसा, और कुछ कुछ विलिंगली भी हो जाते हैं, है ना। हो गया। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 11 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, इन्होंने सब कैटेगराइज करा है ओबीसी को फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब बात करते हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में, जो कि सरकार ने गठन करी थी, और इसने अपनी रिपोर्ट दे दी क्या? नहीं ना। 14th एक्सटेंशन इसको मिल गया। तो इसने क्या एग्जामिन करा था? इट एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ठीक है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब कि बेसिकली बात ये है, अगर आप इसको और इसको कंबाइन करके पढ़ोगे ना, एक तो ये देखना कि रिजर्वेशन जो है ना, जिसको मिलने चाहिए उसी को मिले, इसके लिए मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स और पैरामीटर्स को एक साइंटिफिक वे में वर्कआउट करना, ताकि एक अच्छे तरीके से सब कैटेगराइजेशन हो सके ओबीसी की। अब इसी को यहाँ पर कनेक्ट कर दो। रिजर्वेशन के जो लाभ हैं, जैसे ओबीसी की बारे में बात करें, 27% जो कि जॉब्स में, एजुकेशन में, इन सब में जो दिए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए एक सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट वगैरह प्रिपेयर जो भी करी जाएगी, ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए, पूरा का पूरा क्राइटेरिया, अगर आप इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करो, ये क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि जो लाभ जिसको मिलने चाहिए वो उसको मिल जाए, और ऐसा ना हो कि जिसको नहीं मिलने चाहिए तो उस तक पहुंच जाए। इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ लिख रखी है। एक कीवर्ड जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही है, ये चीज़ है ना साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पर होनी चाहिए। लेकिन बात यही है ना कि कमी तो हर चीज़ में होती है ना, अगर आप कितनी भी ये कोशिश कर लें, ये
एक प्रोसेस ऑनगोइंग है ना, ये अभी भी अच्छे से वर्कआउट होने की कोशिश कर रहा है ना ये वाला प्रोसेस आइडेंटिफाई करना। 27% आरक्षण आप क्या मानते हो क्या? बिल्कुल तलवार की नोक पर इस बात को कह सकते हो क्या कि जिसको लाभ मिलने चाहिए थे प्रॉपर उन्हीं को मिले, और जिनको लाभ से वंचित करवाना था क्रीमी लेयर वगैरह वालों को, उनको नहीं मिले लाभ। ये प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है क्या हमारे देश में? नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप शॉर्ट में क्या बोलोगे किसी को कि ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी क्या है? क्या? नहीं नहीं, अरे वो तो ठीक है, ये तो फॉलो हो ही रहा है ओबीसी में। ये सब कैटेगराइजेशन क्या है ओबीसी का? हाँ, ऐसा बोलो कि ओबीसी एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म होती है। इसमें से जो कुछ कुछ क्लासेस होती हैं, ज़रूरी नहीं सबकी बैकवर्डनेस सेम हो। फिर आप क्या बोलोगे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने खुद भी बोला हुआ है कि कुछ होती हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड, कुछ क्लासेस होती हैं मोर बैकवर्ड, और कुछ होती है सिर्फ बैकवर्ड जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा फॉरवर्ड है वो क्लासेस। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अच्छा, ये चीज़ ना आप स्टेट पीएससी के लिहाज से जान सकते हो, मतलब इन्होंने एक्सेट्रा कर दिया, इनको नहीं करना चाहिए था विजन को यहाँ पर एक्सेट्रा। ये 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम आपको पता होने चाहिए जिन्होंने ओबीसीज को सब कैटेगराइज कर दिया है, ताकि उनको आरक्षण दिया जा सके इन स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ राज्यों के लेवल पे हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर ऑल इंडिया लेवल पे होता तो फिर बात ही अलग होती। हाँ जी, बताओ। नहीं नहीं, पूछो पूछो, जो भी डाउट है पूछो, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। ये हाँ ठीक है, ये जो एबॉरिजिनल ट्राइब्स और ये जो वो हैं क्या कहते हैं, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, देखो जो ट्राइब्स की डेफिनेशन होती है ना, मैंने बताया था सोशोलॉजी वाली एनसीईआरटीज मेरी फॉलो नहीं करी होंगी ना अभी, मतलब उसकी प्लेलिस्ट। सारे के सारे जो ट्राइब हमें जो लगता है ना बेसिकली, वो कुछ कुछ ना एक ना बॉर्डर लाइन पे है। ईशा, समझने की कोशिश करो, जैसे हर एक ट्राइबल जो ग्रुप है या कुछ भी है, वो हो सकता है प्रॉपर तरीके से ट्राइब हो। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट वो प्रॉपर तरीके से ट्राइब हो, लेकिन इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनती है शेड्यूल ट्राइब की। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूँ, ट्राइब को ट्राइब बोलने के लिए भी ना देर इज सर्टेन क्राइटेरिया। आप पत्ते लगाकर आ गए, जिंदा लाला हु कर रहे हो और आप बोलो मुझे एसटी बना दो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर तरीके से एक चीज क्राइटेरिया मैंडेट वगैरह फॉलो होते हैं, और वो उसके लिए वेरियस स्टेप्स होते हैं। दे आर ट्राइब, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन इट इज रिगार्डेड दैट सर्टेन ट्राइब्स जो कि एसटी तो नहीं है, लेकिन वो बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं, उनकी क्लासेस बैकवर्डनेस फेस कर रही है, तो इसलिए उनको ओबीसीज में उठा के डाल दिया जाता है। इसके क्राइटेरिया होते हैं पूरे के पूरे प्रॉपर। ये लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है बाय फॉलोइंग सर्टेन नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज। और ये वाली चीज आज से नहीं चली आ रही है, कब से चली आ रही है बताओ? अरे नहीं नहीं, ये चीज़ चली आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ चुका है इसके ऊपर, शायद नहीं दिखाया था ना मैंने वो क्वेश्चन के, ये पूरा का पूरा लिस्टिंग और ये जो शेड्यूलिंग होती है कैसे बनती है, और इसके बारे में मैंने दिखाया था। यस, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। और जो जो आंसर था ना उसका, वो आपको पता है लक्ष्मीकांत में मिलेगा भी नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, वो आपको वहीं मिलेगा सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी में। मैंने उसके बारे में डिस्कस करवाया था, रागिनी थी उस टाइम पर, मयूर था, अंकिता थी, मैंने सबको पढ़ाया था, देखना एक बारी उसको। हाँ, क्वेश्चन लेकिन आपका वैलिड था। तो हो सकता है डैट दे आर ट्राइब्स। ये भी हो सकता है कि अच्छा, आप लोग क्या मानते हो कि अगर कोई पर्सन, मेरे सवाल का आंसर करने की कोशिश करना, नहीं हो तो फिर रिसर्च करना। कोई पर्सन अगर शेड्यूल ट्राइब है या फिर शेड्यूल कास्ट है,
क्या ये ओबीसी की कैटेगरी में आ सकते हैं? क्योंकि वो कास्ट के बेसिस पर है। एक बारी इस पे ना सर्च करने की कोशिश करना ज़रा, और मुझे परफेक्ट तरीके से आंसर बताना इसका कि हमारे देश में इसके लिए प्रावधान क्या है। कभी नहीं सर्च करा होगा ना इसके बारे में? शायनी जानते हो इसके बारे में? एससी या एसटी ओबीसी बन सकते हैं क्या? और क्वेश्चन वैलिड है देखो ईशा, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि देखो ना, ये चीज़ तो चलो भाई एक पूरा का पूरा अलग ही चीज़ है, ये ट्राइब है, ये कास्ट है, लेकिन ओबीसी तो एक अलग ही फ्लेवर की चीज़ है ना। दिस इज क्लास, और ये तो बैकवर्डनेस है ना पूरी की पूरी। तो मुझे एक बात बताओ, बैकवर्डनेस तो यहाँ पर भी हो सकती है और बैकवर्डनेस तो यहाँ पर भी हो सकती है, तो क्या ये कल को ओबीसी नहीं बन सकते क्या? सोच के एक बारी सर्च करना, एक बारी आंसर देने से पहले बस एक बारी सर्च करना। वन ऑफ माय नोन जो कलीग्स है, उससे इंटरव्यू में ये वाला सवाल पूछा गया था। मैं बता सकता हूँ, 1 सेकंड के अंदर बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक बारी खुद सर्च करो, और जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं तो वो नीचे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि आप क्या जानते हो उसके बारे में। छोटा सा एक आर्टिकल आपको पक्का मिल जाएगा इसके ऊपर, जिसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। जिस चीज़ में आपको एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ती है मैं उसका आंसर इमीडिएटली बता ही देता हूँ। ये चीज़ बताना, और मुझे एक और चीज़ बताना, जो आप लोग ये चीज़ बोल रहे थे ना शुरू में, कहाँ गया ये? हाँ, एक बारी ना सर्च करके ना ध्यान से एक बारी बताना इसको कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है, क्या ये सिर्फ ओबीसी तक जाता है? एससी एसटी तक अगर जाता है तो कैसे जाता है, और नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है? मुझे क्रीमी लेयर का एक बारी काला चिट्ठा पूरा का पूरा, क्योंकि गलत चीज़ें देखो मन के अंदर लेकर नहीं चलनी चाहिए। कि ये ज़रूरी नहीं है कि सब आंसर दे रहे तो हम भी हाँ में हाँ मिला दें उनकी, कि हमें पता भी नहीं है। ठीक है, एक बारी क्रीमी लेयर का पूरा काला चिट्ठा इसको पेश करना मेरे सामने। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन ये देख रहे हो कितना वैलिड है ईशा? सोचने वाली बात है ना। देखो, बैकवर्डनेस एक अलग ही चीज़ है। बैकवर्डनेस एस टी एस सी की नहीं हो सकती क्या? बताना ज़रा, क्यों नहीं हो सकती भाई? कोई शेड्यूल ट्राइब है, हमारे साथ हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारे साथ यूपीएससी के किसी कोचिंग में आ रहा है, कोई भी आ रहा है, ठीक है, अब उसकी बैकवर्डनेस खत्म हो गई है। लेकिन एक ज़माना तो ऐसा होगा ना कि जब उसके दादा पापा के टाइम पर जब वो बैकवर्डनेस ज़्यादा होगी, जनरेशन बाय जनरेशन तो चलो मिटती चली जाती है ना? तो क्या वो एस टी ओबीसी में बन सकता है क्या? कभी कन्वर्ट हो सकता है क्या? क्या वो शेड्यूल कास्ट जो है वो हो सकते हैं क्या ओबीसी में? क्या ओबीसी वाले एसटी या एससी हो सकते हैं क्या? इसके बारे में सोच के देखना जरा एक बार, क्योंकि हम जो ये कैटेगराइजेशन सोचते हैं ना, क्या पता कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अंबुजा सीमेंट की दीवार लगा लगा के कंपार्टमेंटलाइज करके सोचते हो। क्योंकि अखबार हो सकता है वही दिखाते हो, लेकिन ओरिजिनल ग्राउंड पे चीज़ें किसी अलग तरीके से वर्क करती हो, जो कि नहीं आता है किसी करंट अफेयर की मैगजीन में या लक्ष्मीकांत की किताबों में। लेकिन इंटरव्यू में अगर आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा अखबार और बुक्स के बेसिस पर। एक बार सर्च करके देखना इसके बारे में, क्या हुआ, क्या क्या ऐसे जजमेंट्स कभी गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऐसे क्या केसेस आए हैं। ये एक बार में नहीं मिलेगा, शांत दिमाग से एक दो आर्टिकल्स पढ़ोगे, लेकिन उसके अंदर पूरे आपको सवाल जवाब मिल जाएंगे। कैन एस सी बी एन ओ बी सी, कैन एस टी बी एन ओ बी सी, कैन ओ बी सी बी एस टी, कैन ओ बी सी बी एस सी? क्रीमी लेयर क्या सिर्फ ओ बी सी के लिए है? क्रीमी लेयर क्या एस टी एस सी के लिए है? नहीं है तो क्यों नहीं है? इंदिरा सोनी जजमेंट के बाद क्या कोई ऐसी जजमेंट आई है जिन्होंने बोला कि एस सी और एस टी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना हो? लेकिन क्या कोई और कंसेप्ट है क्या कि उनका स्टेटस अगर बढ़ गया तो उनके बच्चे वो नहीं आ सकते हैं? अब अगर आप ये कह रहे हो जैद, मुझे एक बात बताना, ठीक है, अ, अगर कोई एससी जो है उसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्लास 1 ए ऑफिसर हैं, ग्रुप ए ऑफिसर हैं, क्या उनके बच्चों को रिजर्वेशन के लाभ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। टीना दाबी ने तो लेकिन प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। मम्मी पापा दोनों आईएएस ऑफिसर है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा मैं ये वाली बात, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो चीज़ है वो तो है ना। ये सुना है ना पूरी कंट्रोवर्सी आपने ये? तो मैं यही कह रहा हूँ कि गलत चीज़ दिमाग में लेकर मत चलो। एक बारी मेरे कहने से सर्च मार लेना, कुछ भी चीज़ गलत होती है। हम लोगों का तो पर्सनल ग्रुप है ना व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, मैं हूँ ना आपके लिए। जब मर्जी मुझे कॉल करो, जब मर्जी मुझसे पूछो, जब मर्जी मुझे बोलो कि लाइव क्लास रखो, इसके बारे में बताओ ज़रा पूरा। एक बारी लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ शायनी,
पॉलिटी इकोनॉमी में हम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग लेकर नहीं जा सकते कि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता होगा। वो चीज़ें जैसा वर्क करती है हमें वैसे ही पेश करना है मेंस और इंटरव्यू में। इसलिए आपने देखा होगा 2-3 साल से ईशा एक बात सुनी होगी कि प्रीलिम्स के अंदर लोग पॉलिटी के क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अप्लाइड नेचर के आ गए हैं। लक्ष्मीकांत को पढ़ने से सिर्फ सॉल्व नहीं हो सकते वो क्वेश्चन। और जितना हम लोग इतनी इतनी देर बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो जाए। वो इसलिए क्योंकि लोगों को भागने की होड़ है, और वो भागते भागते ना प्रीलिम्स क्लियर ही कर ही नहीं पाते। जिस रूम में वो, जिस चेयर पे वो बैठे हैं, वो 6 साल तक वहीं बैठे रह जाते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन लोकल बॉडीज। अब सुनना, ये एक करंट अफेयर की चीज़ है, ठीक है। एक मुद्दा उठा था यूपी गवर्नमेंट का और हाई कोर्ट के साथ। सुनना क्या है इसके अंदर, आपको एक नई चीज़ जानने को मिलेगी और इसकी एप्लीकेशन आ सकती है। पूरे पीटी 365 में अभी तक जो आर्टिकल है, ये वाला जो बॉक्स है, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, साल 2023 में एक अप्लाइड नेचर का पॉलिटिकल क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। देखते हैं क्या है। देखो, यूपी की जो गवर्नमेंट है ना, जो चुनाव होने वाले थे अर्बन लोकल बॉडीज में, उसको टाल रही थी। यूपी की सरकार का कहना था कि ये जो लोकल बॉडीज के अंदर जो भी चुनाव होने वाले हैं ना, हम इसके लिए पहले ओबीसी के रिजर्वेशन पे कुछ प्रावधान बना रहे हैं, उसके बाद हम करवाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला जो बना रहे हो वो बनाते रहना, हमें इससे मतलब नहीं है। यू शुड नोटिफाई इलेक्शंस इमीडिएटली, और जो ओबीसी के रिजर्वेशन का जो तुम बहाना दे रहे हो, इसको भूल जाओ अभी के लिए। यानी कि अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि यूपी की गवर्नमेंट कुछ काम कर रही थी ओबीसी की रिजर्वेशन के ऊपर, तो हाई कोर्ट ने अगर इसको टाल के फटाफट से इलेक्शन नोटिफाई करने को बोला, तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। देखते हैं चलो। ये जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी यूपी की सरकार को, तो ये चीज आती है आर्टिकल 343U ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि आर्टिकल ये मैंडेट करता है कि द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी, वो ना जब उसकी एक्सपायरी हो रही हो उसके टेन्योर की, उससे पहले ये चीज जो है चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड जानते हैं। आज से 13 साल पहले की ये बात है। 2010 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसी के तहत एक चीज बोली। हाई कोर्ट ने यह बोला कि देखो, यूपी की सरकार से ट्रिपल टेस्ट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस आया था के कृष्णामूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010, ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या बोला, जब तक ट्रिपल टेस्ट कंडीशन, जो कि अभी हम जानेंगे कि इस साल 2010 के सुप्रीम कोर्ट के केस में ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस क्या बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस हैं, 3 टेस्ट से, 3 लक्ष्मण रेखाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, जो जब तक ये फुलफिल नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, जब उनकी चुनावी प्रक्रिया चल रही होगी। तो भाई क्या है ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया? सबसे पहले तो ये है, हर एक राज्य की सरकार को, ध्यान से सुनना, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये वाली चीज़ 2010 में, राज्यों के लिए बोला था। हर एक राज्य लेवल की सरकार, राज्य की सरकार को एक डेडिकेटेड कमीशन सेटअप करनी चाहिए कि वो सबसे पहले ना डेटा गैदर कर सकें कि उनके राज्य में ओबीसी की बैकवर्डनेस कितनी है, किस हद तक है, और उसके बेसिस पर लोकल बॉडी के अंदर उनको कितना आरक्षण मिल सकता है, कितनी सीटें उनके लिए रिजर्व करी जा सकती हैं, अर्बन लोकल बॉडी, रूरल लोकल बॉडी के बेसिस पर। ये अगर जब किसी राज्य की सरकार ने ये वाला जो टेस्ट है ये पास कर लिया, ये वाला काम कर दिया, फिर दूसरा टेस्ट, राज्य की सरकारों को यह भी स्पेसिफाई करना होगा, स्पेसिफाई प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन इन ईच लोकल बॉडी इन द लाइट ऑफ कमीशन रिकमेंडेशन। जो भी उन्होंने कमीशन का गठन करा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेफिनेटली उसकी कोई रिकमेंडेशन तो होगी कि देश में जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या में से टोटल ओबीसीज कितने हैं,
और ओबीसीज की बैकवर्डनेस कितनी है, इसके बेसिस पर हर एक लोकल बॉडी के अंदर कितनी रिजर्वेशन निर्धारित करी जाए उन ओबीसीज की। उस कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर सोच विचार करना चाहिए राज्य की सरकारों को, मुख्यमंत्री को और पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को या जो भी मिनिस्टर है उस चीज़ के लिए, लेकिन ये सिर्फ राज्य के लेवल पे बात हो रही है। उसके बाद तीसरा टेस्ट ये इंश्योर करना चाहिए राज्य की सरकारों को डैट सच रिजर्वेशन डज नॉट एक्सीड द 50% ऑफ द टोटल सीट रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC टुगेदर। और ये जो 50% वाला क्राइटेरिया, ये कौन से, वैसे तो ये 2010 में ट्रिपल टेस्ट कंडीशन का पार्ट है, लेकिन ये ओरिजिनली कौन सी जजमेंट का पार्ट है? ये सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा सोनी, वेरी गुड, 1992। तो इसको अगर हम लेकर जाएं, ये वाला 50% ब्रीच नहीं होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है ना, देखो मैं वही तो आपसे बार बार बोलता रहता हूँ। चलो 1 मिनट के लिए ज़रा रुक जाओ, पहले वाले आर्टिकल पे वापस आओ। सुप्रीम कोर्ट ने, शायनी याद है EWS वाले, उसमें हमने प्रीवियस जो पढ़ा था क्या बोला, ठीक है, कि 50% जो रूल है ना, ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है और इनवॉलेबल नहीं है फॉर ऑल द टाइम टू कम। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला, हमने इससे पहले वाला जो आर्टिकल डिस्कस करा था, इंदिरा सोनी जजमेंट में जो चीज़ें बोली गई वो फ्यूचर टाइम के लिए हमेशा वैलिड नहीं हो सकती। खैर छोड़ो, चीज़ें तो ऐसे कंट्रोवर्शियल चलती रहेंगी। इन केस स्टेट और यूटी, अब ध्यान से सुनना, इन केस स्टेट ऑफ यूटी इज नॉट इन अ पोजिशन टू फुलफिल ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट, वो नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो लोकल बॉडी के इलेक्शन जो है ना, यहां पर देखो ना दिक्कत क्या चल रही है। यूपी की सरकार ये कह रही थी, हम ना म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करा ही नहीं है हमने। अब वो टाले जा रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा बदतमीजी बंद करो, ये तुमने नहीं करे, तुम करोगे भी नहीं, तुम म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस करवा दो। तो यूपी की सरकार ने बोला कि अरे नहीं कैसे करवा दे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ट्रिपल टेस्ट कंडीशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई साहब आपने शायद से पूरी बात नहीं सुनी है। अगर ट्रिपल टेस्ट कंडीशन ट्रिपल टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है, अगर वो किसी भी वजह से एक राज्य की सरकार नहीं पूरी कर पाती है, तो जो इलेक्शन है ना लोकल बॉडीज के, इट कैनॉट बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड स्टैट्यूटरी पीरियड। और स्टैट्यूटरी पीरियड क्या है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन, उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में एक रूल होता है कि कोई भी जो सीट है ना वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, उससे पहले चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, लोकसभा के जब पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले ही हो जाते हैं इलेक्शंस? बताओ, पहले ही हो जाते हैं, है ना, ताकि क्या ना पड़े बीच में, वैक्यूम या फिर गैप ना आए। उसके बाद संविधान ये भी प्रोवाइड करता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs इन द लोकल बॉडीज एज पर देयर पॉपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रखा है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर अलाउड टू मेक डिसीजंस ऑन रिजर्वेशन फॉर OBCs। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये है कि लोकल बॉडीज के अंदर SC और ST को रिजर्वेशन मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर तरीके से बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्य की सरकार को ये पावर दे रखी है कि OBCs की रिजर्वेशन के ऊपर आप डिसाइड करो, क्योंकि राज्यों के लेवल पर बैकवर्डनेस की जो क्लासेस हैं उनको राज्य ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, और ये और भी अच्छे से समझा जाएगा जब एक डेडिकेटेड कमीशन इसके ऊपर हर एक राज्य की सरकार इस्टेब्लिश करेगी। और ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया जब उसका जो ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस हैं जब वो फुलफिल हो जाएंगी, तो लोकल बॉडीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छे से रिजर्वेशन दिया जा सकता है OBCs को। ठीक है, आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी जितना हो सका इसके मैगजीन, करंट अफेयर की मैगजीन के लिहाज से समझ में आ गया आर्टिकल। लेकिन फिर ये भी तो पता लग गया होगा कि जैसे ये NCBC के अलावा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इस वाले बॉक्स के अलावा और थोड़ा सा ये वाला जो बॉक्स था इसकी एप्लीकेशन के अलावा, ट्रिपल टेस्ट कंडीशन के अलावा, यहाँ पर कुछ भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है ही नहीं, है ना। बाकी सब क्योंकि घिसी पिटी चीज़ें हैं, और UPSC इतने नैरो टॉपिक्स के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूछेगा तो सिर्फ ये कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करो, लेकिन उसको पता होता है फिर ये तो चीज़ हर कोई
रटी लेगा लक्ष्मीकांत वगैरह या कहीं ना कहीं से, और ये चीज़ आज की तो है नहीं, अब तो टाइम हो चुका है ऐसे, इस वजह से। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।